तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। क्या कहता है ये चैप्टर? ये कहता है कि जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड का मतलब शेयर होल्डर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका सीधा इफेक्ट फर्म की वैल्यू पे पड़ सकता है। सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो डिविडेंड का मतलब जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उसे बांट रहे हैं, यही तो इंसेंटिव है शेयर होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप उसे डिविडेंड बांटोगे ही नहीं, डिविडेंड दोगे नहीं, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या? लेकिन ध्यान रखना, ये डिविडेंड जो पे करते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है, एक लागत होती है। सोचो जरा कि अगर हम सारा का सारा डिविडेंड जो कमाया डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो भी हमने इनकम अर्न की 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हमारी इनकम स्टेबल नहीं रह जाएगी। ग्रोथ कैसे होगा, आगे बढ़ोतरी कैसे होगी? इस साल अगर हम जॉब पे जाएं और 10,000 रुपये की सैलरी मान जाते हैं, तो एक साल के बाद हम 10,000 चाहेंगे क्या मिल जाए? हम कहेंगे थोड़ा सा उसमें ग्रोथ हो। अच्छा, कंपनी भी आपको ज़्यादा पैसे दे देती है, खुद ही इंक्रीमेंट कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि अब उनकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ गई है, तुम ज़्यादा अच्छी तरह काम करने लगे होगे, तुम्हें एक सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो कंपनी को लगता है ये छोड़ के जाएगा, दूसरा पर्सन रखेंगे, उसको फिर सारी बात समझानी पड़ेगी, इसको रखो, इसको 1,000-2,000 फालतू दे दो। तो ग्रोथ हुआ, मतलब हमने कुछ नया लर्न किया जिससे हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो फर्म के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, वो अगर सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो फिर ग्रोथ के लिए, वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो फर्म को बड़ा एक प्रीशियस डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना हम प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन करें। सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ग्रोथ रुक जाएगा, और सारा अगर हम रोक लें तो जो इन्वेस्टर है उसका बेनिफिट खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट करने का। सारा का सारा पैसा ही तुम रोक लेते हो, प्रॉफिट चाहे जितना मर्जी बढ़े, इन्वेस्टर को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो हमें दोनों के अंदर क्या करना होता है? बैलेंस बनाना पड़ता है। ना तो हमें 100% डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना तो 100% रिटेन। हमें अपना ग्रोथ भी देखना है और हमारे को अपने इन्वेस्टर्स की जो बेनिफिट है उसको भी देखना है। ठीक है, इन्वेस्टर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, कंपनी चाहती है कि उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड के पे करने से फर्म की वैल्यू पे कैसे असर पड़ता है वो हम जानेंगे, वो हम निकालना सीखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में आपको 3 मॉडल हैं। मॉडल हमने सीख लिया था क्या होते हैं। मॉडल जो है कुछ सेट ऑफ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड एक आपका तरीका होता है किसी चीज़ को वैल्यू निकालने का। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमारे डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब मॉडल बेस्ड है कि कुछ अजम्पशन है, उन अजम्पशन को अगर पूरा कर देंगे तो आपको ये नियम लागू होता नजर आएगा। अगर वो अजम्पशन फेल हो जाएंगे तो नियम काम नहीं करेगा। आगे पॉलिसी की बात कर लेते हैं। मेन इसमें जो प्रैक्टिकल है वो डिविडेंड पॉलिसी। हमारी डिविडेंड पॉलिसी कैसे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इम्पैक्ट डालती है। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब हम कितना % डिविडेंड बांटेंगे कैसे डिसाइड होगा। इसमें 3 मॉडल हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल आपका है वॉल्टर्स मॉडल। मिल गया? अब वॉल्टर मॉडल जो है, मतलब वॉल्टर एक मैनेजर रहे, फाइनेंस मैनेजर, उन्होंने अपनी अजम्पशन, अपने नियम बताए कि इन नियमों से आपको वैल्यू ऑफ द फर्म मिल सकती है। अगर इन मॉडल को आप यूज़ करें तो वैल्यू ऑफ द फर्म और डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आप कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। क्या बोलते हैं ये? वॉल्टर JS support the view that the dividend policy has a bearing on market price of the share। कह रहे हैं, अब मिस्टर वॉल्टर ने बोला है कि डिविडेंड की जो पॉलिसी होती है वो मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू को इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। और उन्होंने एक मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए दिया, द रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी फॉर द वैल्यू टू द फर्म बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। इसके लिए उन्होंने कुछ अजम्पशन यहाँ पे लिए हैं, जिसके बेस पे ये जो मॉडल जो है उन्होंने तैयार किया है। नंबर 1, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली एंड नो एक्सटर्नल फाइनेंस इज अवेलेबल टू द फर्म। कह रहा है ये जो वैल्यूएशन ऑफ द फर्म निकालने के लिए उन्होंने मॉडल बनाया है, उसमें ये मान लिया कि जो हमें नया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है उसमें सिर्फ रिटेन अर्निंग के थ्रू वो डिसीजन लिया जाएगा। ऑब्वियसली हम इम्पैक्ट इसका देखना चाहते हैं कि डिविडेंड बांटेंगे तो क्या होगा, नहीं बांटेंगे तो क्या होगा। इसलिए इन्होंने माना कि कोई भी आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सिर्फ रिटेन अर्निंग से ही कर सकते हैं, आपको लोन लेने का अधिकार नहीं है, नए शेयर से भी नहीं करना। फिर आपको इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा डिविडेंड का क्या इम्पैक्ट पड़ा, डिविडेंड पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए उन्होंने माना कि कोई भी आपको काम अगर करना है फ्यूचर में तो उसके लिए पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे, जो डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था उसको रोक लेंगे। तो रिटेन अर्निंग से आप नया प्रपोजल, नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और कोई एक्सटर्नल फाइनेंस का आपके पास सोर्स नहीं होगा।
ये सिर्फ मॉडल है, इसीलिए एजम्पशन ली गई है। रियलिटी में तो आपके पास नए सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, आप नए शेयर इशू कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन तब आपको ये नहीं पता चल पाया कि डिविडेंड ने कितना असर डाला, डिविडेंड पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ा। इसलिए माना गया क्या कि ओनली रिटेन अर्निंग से ही हम नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर पाएंगे। दूसरी एजम्पशन, द बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म रिमेन सेम इवन आफ्टर फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर टेकन। In other word, rate of return on investment, that is R, and the cost of capital, that is KE is constant। कह रहा है कि हमने एक और चीज़ मान ली कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उससे हमें वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कांस्टेंट मिलता रहेगा, जबकि रियलिटी में रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत सारी मार्केट सिचुएशन के ऊपर कम और ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका रेट ऑफ रिटर्न इम्पैक्ट करता है। लेकिन हमने क्या मान लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडल है, हम ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं ले सकते, तो मान लिया कि रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट रहेगा और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें रहेगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। ये दो अजम्पशन लेने के बाद इन्होंने यहाँ पे अपना मॉडल जो है वो बनाया है, और इस मॉडल के अंदर तीन बातें आपको देखने पे नजर आएंगी। नंबर वन, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न, ये मॉडल का पहले नाम लिख देते हैं, ये हमारा कौन सा मॉडल है, वाल्टर्स मॉडल। इसके अंदर आपको तीन चीजें नजर आएंगी इस मॉडल में, फार्मूला भी मैं लिखता हूं लेकिन तीन चीजें नजर आएंगी, रेट ऑफ रिटर्न और केई इसमें मेन रोल प्ले करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, कितना पैसा आप जनरेट कर पाएंगे, कितनी इनकम आप क्रिएट कर पाएंगे अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में डाल दिया तो उससे वापस मैं कितना कमाऊंगा, मतलब ये मेरा प्रॉफिट हुआ। रेट ऑफ रिटर्न मींस अर्निंग कितनी होगी। और कई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, भाई अर्न करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो जो पैसा तुमने इकट्ठा किया उसकी क्या कॉस्ट है और उसके ऊपर इनकम कितनी आएगी। ये रियलिटी में कॉस्ट है और ये हमारी रियलिटी में इनकम है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी इनकम है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी R ग्रेटर देन के है, मतलब क्या हुआ, इनकम कॉस्ट से ज्यादा है। अच्छा, इनकम अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको अगर डेफिनेट करना चाहिए। और काम करने के लिए पैसा कहां से आएगा, आपको रिटेन अर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटेन अर्निंग करोगे तभी तो आएगा। इसने तो पहले ही बोल दिया, हमने क्या मान के चल रहे हैं कि आपके पास लोन नहीं है, आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, तो काम करना चाहिए। ये बात तो कंफर्म है कि काम करना चाहिए, क्योंकि इनकम हमारी बड़ी है और कॉस्ट हमारी छोटी है। तो इसका अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें 100% रिटेंशन करना चाहिए, और या फिर बोल सकते हैं 0% डिविडेंड देना चाहिए। नहीं, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये आपको कोशिश करनी चाहिए, कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपका रिटेंशन कितना होना चाहिए, 100% प्रॉफिट आप रखने की कोशिश करो ताकि उसको इन्वेस्ट कर सके। और डिविडेंड इसका मतलब कितना हो गया, 0%। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि R जो है इज लेस देन के आ जाए, मतलब तुम्हारी इनकम कॉस्ट से कम है। तो बताइए, अगर तुम्हारी इनकम कम हो और कॉस्ट ज्यादा, तो काम करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। तो नहीं करने का क्या मतलब है, हम कुछ पैसा सेव ही नहीं करेंगे, सारा पैसा पब्लिक में बांट दो। सेविंग करोगे तो वो कहेंगे भी अब कमा के दोगे हमें। तो इसके लिए ऐसे में क्या होना चाहिए, 0% रिटेंशन होना चाहिए, या फिर 100% डिविडेंड होना चाहिए। बात समझ आ रही है। अगर कभी आपको ऐसा नजर आए कि R इज लेस देन के है, कमाई जो है वो के से कम आ रही है, तो ये मॉडल क्या सजेस्ट करेगा कि सारा का सारा पैसा बांट दो, 0 रिटेंशन। रिटेंशन माने रखना कितना है, कुछ नहीं रखना, सारा पब्लिक में बांट दो। बांटने का मतलब डिविडेंड दे दो, क्योंकि हमने पब्लिक का कुछ पैसा रखा नहीं तो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। अगर आपकी R इज इक्वल टू के आ गए, मतलब जितनी कमाई है उतना ही खर्च है। इसका मतलब चाहे आप जो मर्जी करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप रिटेंशन करो, चाहे आप डिविडेंड दो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
बस में आएगी, क्योंकि हमारी के ई और आर दोनों बराबर हैं। हम इसमें इनडिफरेंस स्टेज पे, इनडिफरेंस माने चाहे करें चाहे ना करें, ना कुछ हमारे को फायदा हो रहा है और ना ही कुछ नुकसान। तो चाहे आप रिटेंशन करो चाहे डिविडेंड करो, उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप रिटेंशन करोगे तब भी उतनी वैल्यू आएगी, और अगर आप डिविडेंड दे दोगे तब भी उतनी ही वैल्यू ऑफ द फर्म आएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, वैल्यू ऑफ द फर्म का पता कैसे चलेगा? वैल्यू ऑफ द फर्म हमारे शेयर के प्राइस से पता चलेगा। हमारे शेयर का प्राइस बताएगा वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ गई है या घट गई है। अगर प्राइस ऑफ द शेयर डाउन हो गया तो वैल्यू ऑफ द फर्म डाउन हो गई, प्राइस ऑफ द शेयर अप हो गया तो वैल्यू ऑफ द फर्म अप हो गई। क्लियर है? तो इन्होंने बोला जी प्राइस आपको डिसाइड करेगा कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है। ये मैंने बताया कि कब क्या करना चाहिए, लेकिन फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है जी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी कॉस्ट, सॉरी आपने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले पूछा जाएगा डिविडेंड, और डिविडेंड की वैल्यू निकालने के लिए उसको किससे डिवाइड किया जाएगा? के से, क्योंकि डिविडेंड डिवाइड बाय के प्राइस का फार्मूला होता है, पहले से ही पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? डिविडेंड डिवाइड बाय के। तो जो डिविडेंड का अमाउंट है, डिविडेंड के लिए कोई कितना पैसा दे सकता है, उसकी वैल्यू आ गई। अब क्या बचा? अब रह गया जो हम रिटेन अर्निंग करेंगे, उस पर भी तो हमें ग्रोथ चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो रिटेन अर्निंग को हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग को बोलते हैं हम ई माइनस डी, जिसमें प्लस करने वाले हैं ई माइनस डी। ई माइनस डी क्या होता है? अर्न कितना किया, उसमें से ये डिविडेंड कितना बांटा। ये डिविडेंड और ये डिविडेंड दोनों सेम है। इसको हम क्या करने वाले हैं? रिटेन करने वाले हैं। रिटेन करेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो क्या आएगा? इस पे आर आएगा, रिटर्न आएगा। इस पे क्या आएगा? आर। जो आपने सेव किया उसके ऊपर आप इनकम एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन इसको के से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ कंपैरिजन होगा। जब ये आप कर लेंगे उसके बाद होल डिवाइड बाय आप के ही फिर करेंगे, ताकि इसकी भी मार्केट वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। ये है मार्केट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और ये है मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रोथ, जो आपकी सेविंग्स के ऊपर होगा। सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करना है? अर्निंग में से डिविडेंड कितना आपने बांट दिया। अर्न किया आपने 10 रुपए, बांट दिया आपने 8 रुपए, तो 2 रुपए तो सेव हुए। वो जो 2 रुपए सेव हुए उसकी क्या वैल्यू लगती है, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे डिविडेंड को जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी वैल्यू को, प्लस जो फ्यूचर में ग्रोथ होगा उसकी वैल्यू को, तो आपको आज का मार्केट प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पे वो जो एब्रीविएशन यूज किया गया वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर डी का मतलब क्या हुआ? डिविडेंड। और ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर। पी का मतलब हो गया प्राइस ऑफ शेयर, जो कि वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए यूज होगा। आर का मतलब हो गया रेट ऑफ रिटर्न, और के ई का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी, और एक बार नहीं बल्कि अनेक बार मिलेगी। आपको ये मॉडल बार बार लगाना पड़ेगा। वो कहेगा जी हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, इसमें 10% डिविडेंड डाल के आप ट्राई करो, फिर 20% डिविडेंड डाल के ट्राई करो, फिर 30% डिविडेंड डाल के ट्राई करो। तो ये फार्मूला आपको बार बार डिविडेंड चेंज कर करके ट्राई करना पड़ सकता है। क्लियर सबको? ये फार्मूला क्या है? फार्मूला नोट करें फिर क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसके बाद पेज नंबर 254 पे एग्जाम्पल 10.1 जो है उससे हम ये वाल्टर मॉडल को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या गिवन है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ABC लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर EPS या E गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। E इज ₹10। आगे लिखा है K इज 0.10। उसका लिखा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर द डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न। कह रहा है अब आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना, हम आपको R जो है वो अलग अलग दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले R जो है वो 8% है, फिर उसके बाद R बदल के कितना करना है? 10%, और फिर R बदल के कितना करना है? 15%। तो 3 बार अलग अलग सॉल्यूशन करना है। एक बार जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें R को 8% लेकर चलना है, फिर 10% और फिर 15%। डिविडेंड के बारे में भी इसने लिखा है पे आउट रेशो। पे आउट जो रेशो होती है वो एक्चुअल में डिविडेंड निकालती है। पे आउट क्या होता है हमारा? डिविडेंड। जितना पे करेंगे वही तो डिविडेंड होगा। सबसे पहले उन्होंने बोला है 0%। 0% का क्या मतलब? 0% का मतलब तो 0 ही होता है। फिर उन्होंने कितना बोला है? 40%। 40% का क्या मतलब है? अभी 10 रुपए तो कमाए हैं, तो 40% का मतलब होगा ₹4। और उसके बाद कितना लिखा है? उसका लिखा है 80%।
80% का क्या मतलब निकालूं मैं? 10 रुपये तो कमाए हैं, 80% मीन्स ₹8 और बाद में 100%, और 100% का मतलब हो गया ₹10। 10 कमाए थे, सारे के सारे बांट देने। तो 4 बार हमें आंसर देना है। एक में ₹0 डिविडेंड होगा, एक में ₹4 डिविडेंड होगा, एक में ₹8 होगा और एक में ₹10। सॉल्यूशन जो हमारा होगा उसके लिए फार्मूला हमारा एक ही रहेगा। फार्मूला जो हमारा रहेगा वाटर मॉडल में वो क्या रहेगा? पी निकालना होगा हमें, और पी किस चीज़ पे डिपेंड होगा? डिविडेंड कितना है और के कितना है। उसके बाद हम पूछेंगे अर्निंग कितनी की है, उसमें डिविडेंड कितना बांटा, रेट ऑफ रिटर्न कितना है और के कितना है, और उसके बाद फिर दोबारा लास्ट में के यहाँ पे प्लस का निशान आएगा। अब सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन जो करूँगा वो किस बेस पे करूँगा। नंबर 1 10 रुपये लूँगा, नंबर 2 के 10%, ये मैं रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% लेकर कर रहा हूँ। डिविडेंड में 0 ना मान के ये वाला लेकर कर रहा हूँ। आपको इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, कोई आपके अगर देखेंगे तो 3 और 4 12, ठीक है, 12 सॉल्यूशन इसके अंदर होंगे। मैं सारे सॉल्यूशन नहीं करूँगा, मैं कोई कोई सॉल्यूशन करूँगा। तो मैंने मार्क कर लिया कि मैं सॉल्यूशन के लिए ये फिगर यूज़ करूँगा। एक आर भी लेना जरूरी है और एक डी भी लेना जरूरी है। तो एक मैंने कोई एक आर चूज़ करना था, मैंने 8% चूज़ कर लिया। कोई एक डी यूज़ करना था, मैंने 40% 4 यूज़ कर लिया। फार्मूले में डाल दीजिए। डी फिलहाल कितना माना जाएगा? 4। फर्स्ट चूज़ करता तो 0 हो जाता, मैंने माना 4। के कितना है? 0.10। अब अर्निंग हमारी कितनी हुई थी? 10। 10 में से 4 तो बट गया, बचा 6। जो 6 होगा उस पर ग्रोथ भी होगा। कितना ग्रोथ रेट है? ग्रोथ है 8%, ठीक है ना, 0.08। और हमारे पास के कितनी है? 0.10 होल डिवाइड बाय 0.10। अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे मैथमेटिक्स करना है। जब ये कैलकुलेट करेंगे 40 रुपये तो ये बन जाएगा, 40 तो यही बन जाएगा, ठीक है। उधर हमारे पास 6 रुपये रह गया। जो 6 रुपये रह गया उसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.08 से और डिवाइड करते हैं उसे 0.1 से। ये आ गया 4.80। 4.8 का भी अगर मैं कैपिटलाइजेशन करूँ तो 48 ये भी बन जाएगा। दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया? 88 हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप आंसर देखोगे तो उसने पूरी टेबल बना के दी हुई है। ये 12 आंसर इसके अंदर हैं, 12 आंसर दिए हुए इसने, ठीक है। ये जो 12 आंसर उसने दिए हुए उनमें से एक आंसर जिसमें आर 8% और डी 40% है। देखो ऊपर उसने 15% आर वाले आंसर, फिर 10% आर वाले आंसर और 8% आर वाले आंसर दिए हैं। 8% आर वाले आंसर में देखो 4 आंसर दिए हैं। उनमें से पहला आंसर 0% डी के लिए, दूसरा आंसर 40% डी के लिए। 40% डी के लिए जो इसका आंसर है 88, वही हमारा आंसर भी 88 आ गया। ऐसे इसके अंदर आपको 12 सॉल्यूशन करने होंगे। अब चेंज कर देते हैं, सेम लेते हैं, लेकिन इसमें डिविडेंड जो है मैं कितना ले लेता हूँ? मैं डिविडेंड इसमें 100% ले लेता हूँ। अगर मैं 100% डिविडेंड लेकर करूँ तो मेरा क्या होगा? सॉल्यूशन बदल जाएगा। अब डिविडेंड कितना हो जाएगा? पी विल बी, डिविडेंड विल बी 10 और के 0.10 प्लस क्या करेंगे? प्लस करेंगे अर्निंग। अर्निंग हुई है 10, लेकिन डिविडेंड भी कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय आर 0.08 डिवाइड बाय के 0.10 होल डिवाइड बाय 0.10। अरे ये तो 0 हो गया। जब 0 ग्रोथ तो ये सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या आपके पास? ये बचेगा आपके पास 100 प्लस 0। कैलकुलेट करने पर आएगा ₹100। चेक करो आपके आंसर में 100 रुपीज़ ही दिया होगा जब 100% डिविडेंड है। बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा सेट। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको 15% ले लेते हैं और डिविडेंड जो है वो 80%। तो मेरा आंसर कैसे निकलेगा? सबसे पहले P विल बी डिविडेंड। डिविडेंड कितना हो गया हमारा? 8 डिवाइड बाय के हमारी 0.10 है, ठीक है। प्लस अर्निंग, अर्निंग हमारी 10 है, डिविडेंड 8 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय आर से। आर तो भी 15% है, कमाई ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट हमारी कम है, 4 डिवाइड बाय 0.10। तो 80 रुपये तो ये आएगा, 80 रुपये तो ये आएगा। प्लस ऊपर बचे 2 रुपये। 2 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15% से, डिवाइड करेंगे 10% से, तो 3 रुपये बन जाएगा। ये 2 रुपये का 3 रुपये हो जाएगा, 1.5 गुना बढ़ जाएगा ये। तो 30 रुपये इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे। 3 रुपये का अगर कैपिटलाइजेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो इसके लिए यहाँ पे जवाब जो हमारे पास आएगा ₹110 आएगा। चेक कर लीजिए इनके आंसर में, जब 15% वाला कॉलम है
80% डिविडेंड के अंदर वो उनकी वैल्यू 110 आई हुई है। अब फिर चेंज कर लीजिए कुछ, इसके अंदर आप 100% या 0% डिविडेंड ले लीजिए। चलिए 0% डिविडेंड ले लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा। अब आपका पी क्या होगा, इसमें पी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पी निकालने के लिए डिविडेंड आपका 0 होगा, इसको डिवाइड करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही आएगा। प्लस अर्निंग हमारी हुई है 10, डिविडेंड दिया 0, के ही हमारे पास, सॉरी आर कितना है पहले 0.15 डिवाइड बाय 0.10 के ही 4 डिवाइड बाय 0.10, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 15 को कैपिटलाइज करेंगे तो 150 निकल के आएगा। ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹150। चेक कीजिए आंसर में ₹150 होगा। एक और ले लेते हैं कोई केस, एक और केस लेते हैं, उसके अंदर क्या ले लेते हैं, आर अपना 10% ले लेते हैं। आर अगर 10% है तो हर एक बार जवाब सेम ही आएगा, चाहे जो सा मर्जी केस बना लो, तुम्हारी वैल्यू ऑफ द फर्म बदलेगी नहीं, क्योंकि आर और के दोनों बराबर है। आर और के बराबर है तो इसलिए आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो, सारी वैल्यू सेम होंगी। चलो देख लेते हैं क्या वैल्यू सेम आएगी। पहले हम इसके अंदर 4 रुपीज़ डिविडेंड देकर देखते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, पी विल बी अर्निंग, सॉरी पहले डिविडेंड पूछेंगे 4 कैपिटलाइज कर देंगे, उसके बाद अर्निंग हमारे पास है 10, डिविडेंड दे दिया 4, बचा 6। आर भी हमारे पास 0.10 है और के भी हमारा 0.10 है, डिवाइड बाय 0.10, तो पता चलेगा 40 तो ये आएंगे और 60 ही आएंगे, और ये कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, ₹100। चेक करिए आंसर में है 100, और जो 10% के वाला कॉलम है इसमें सब में ही 100 रहा होगा। चेक कर लो के जिसमें 10%, सॉरी जिसमें आर 10%, सब जगह 100 ही लिखा है, जो साबित करता है कि हमारे को डिविडेंड देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिविडेंड दे चाहे डिविडेंड ना दे। अच्छा, जब हमारे पास आर 15% है तब देख लो, क्योंकि कमाई ज्यादा हो रही है। जब तुमने डिविडेंड कम दिया तो वैल्यू ज्यादा निकली होगी, जब तुमने डिविडेंड ज्यादा दे दिया वैल्यू कम हो गई होगी। देखो 15% में जब हमने डिविडेंड रेशियो 0% रखी है तो कमाई तब वैल्यू सबसे ज्यादा निकली 150, हमने डिविडेंड दे दिया तो हमारी कम वैल्यू घट के कितनी हो गई, सिर्फ 100 ही रह गई। जब हमारा आर के से छोटा रह गया 8%, तब ये क्या कह रहा है कि डिविडेंड सारा बांट दो। जब 100% डिविडेंड बांटोगे तो वैल्यू ज्यादा होगी, और डिविडेंड को रोक लिया तो देखो वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपये पे गिर गई। बात सबको समझ आ रही है। तो ये बार बार आपको सॉल्यूशन करने हैं, पूरी टेबल बनेगी इसके अंदर, लेकिन काम बड़ा आसान है। ठीक है, कंप्लीट है।